हेलो एवरीवन, आप सभी का दीन पर स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे एमए हिस्ट्री MHI 02 लेसन फर्स्ट पुनर्जागरण और व्यक्तिवाद। इस पूरे वीडियो का जो मेन थीम रहेगा, जिसके ऊपर हम पूरी फोकस करेंगे आज, पुनर्जागरण के विचारों की शुरुआत। इसके अंदर में हम जानेंगे कि पुनर्जागरण की जो विचारधारा है, जो दृष्टिकोण है, उसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई। ठीक है, इसके अंदर में कौन कौन से तथ्य, कौन कौन से पोषण आते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, साथ साथ हम ये समझेंगे कि पुनर्जागरण का जो विचारधारा है, इसका विकास किस प्रकार से हुआ, तो ये जानेंगे। इस वीडियो के अंदर में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखेंगे, जैसे यथार्थवाद बनाम नैतिकतावाद के बारे में हम जानेंगे कि क्या है यथार्थवाद, नैतिकतावाद क्या है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, मानवतावाद क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लेसन। ठीक है, इसके अंदर में 4-5 इंपॉर्टेंट बिंदुओं के ऊपर में बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। सबसे पहले हम लेसन के बारे में समझते हैं कि लेसन क्या है। तो लेसन का दोस्तों हमारा नाम है पुनर्जागरण और व्यक्तिवाद। पुनर्जागरण मतलब क्या, दोबारा से जागृत होना। व्यक्तिवाद मतलब क्या, मानवतावाद मतलब इंसान के बारे में बात करना, इंसान के जो नेचर है उसके बारे में बात करना। इसको हम समझेंगे कि क्या है, किस प्रकार से। और जब लेसन जैसे जैसे क्लियर होगा ना, जैसे जैसे आप वीडियो को पूरा देखोगे, आपको सारा पॉइंट समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर में हम टोटल 8 पॉइंट्स के ऊपर में फोकस करेंगे और ये सारे पॉइंट्स आपकी बुक में ही दिए गए हैं। तो आप बुक लेकर बैठे जिससे आपको समझ में आए। पहला पॉइंट के बारे में हम बात करेंगे, पुनर्जागरण के विचारों की शुरुआत। दूसरा पॉइंट हमारा रहेगा इटली 12वीं 13वीं शताब्दी में, मतलब इटली के अंदर में कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, किस तरह के परिवर्तन देखे जा रहे थे इटली के अंदर में 12वीं और 13वीं शताब्दी के अंदर में, उसके बारे में बात करेंगे। साथ साथ जो नए नए समूह उद्भव हुए, वकील और नोटरी जैसे, उसके बारे में जानेंगे कि इनका विकास किस प्रकार से हुआ। मानवतावाद क्या है ये समझेंगे, और पुनर्जागरण के समय में मानवतावाद का आधार क्या रहा ये जानेंगे। साथ साथ नई शिक्षा नीति क्या रही, किस प्रकार से नई शिक्षा का शुरुआत हुआ। ठीक है, छपाई कारखाने किस प्रकार से कारगर साबित हुए पुनर्जागरण की विचारधारा को बढ़ावा देने में। ठीक है, साथ साथ हम ये जानेंगे धर्मनिरपेक्षता की शुरुआत किस प्रकार से हुई, और पुनर्जागरण के अंदर में मानवतावाद को आधार बनाकर धर्मनिरपेक्षता की शुरुआत कैसे की गई, इसके बारे में समझेंगे। साथ साथ हम ये जानेंगे कि यथार्थवाद बनाम नैतिकतावाद में क्या डिफरेंस है, क्या चीजें हैं दोनों। ठीक है, इसको हम समझेंगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरा लेसन अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट ये है कि मैंने MHI 01 का जो आपकी पहली वाली बुक है, उसके 5 लेसन करवा चुका हूं। तो अगर अभी तक आपने वो नहीं देखा तो जाकर देख लें। और MA हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो थोड़ा सीरियस होकर पढ़िए, और एक भी वीडियो अगर मिस करते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को भगा कर ना देखें। ठीक है, समझें। अगर कहीं पे कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। और व्हाट्सअप ग्रुप जो MA हिस्ट्री का है वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको PDF मिल जाएगा। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है यार, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि और हम ज्यादा वीडियो बना सके और आपको अपडेट करते रहें। ठीक है, आपको नॉलेज दे सके। ठीक है, तो 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है यार, सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो। सबसे पहले हम बात करें पुनर्जागरण के बारे में कि पुनर्जागरण होता क्या है। तो इसको हम समझते हैं थोड़ा सा वर्ड में कि पुनर्जागरण किससे कहते हैं। तो रिनेसा मतलब एक इतावली भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पुनर्जन्म। ठीक है, रिनेसा एक इतावली भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है पुनर्जन्म। पर इसकी कुछ शताब्दियों के अंदर में, कुछ टाइम पीरियड के अंदर में, इसका जो मतलब है वो पूरी तरह से चेंज कर दिया गया, नया अर्थ लगाया जाता है। क्या अर्थ बना दिया गया? तो रिनेसा का जो अर्थ समझा जाता है 13वीं और 15वीं शताब्दी के यूरोप के अंदर में, वो जो सांस्कृतिक हलचल हुई, जो मतलब वहां पे सांस्कृतिक तौर पे जो परिवर्तन हुआ, उससे जोड़कर देखा जाता है रिनेसा को। पुनर्जन्म की जगह पे वहां पे पुनर्जागरण माना जाने लगा। ठीक है, पुनर्जागरण मतलब, पुनर्जन्म मतलब क्या होता है कि दोबारा से जन्म होना। ठीक है, सेम इसी तरह से जहां पे यूरोप के अंदर में जब सांस्कृतिक हलचल होने लगी ना, दोबारा से समाज और सांस्कृतिक में हलचल होने लगी, दोबारा से रूह उत्पन्न होने लगा, तो उसको हमने रिनेसा शब्द से जोड़कर देखा और उसका दोबारा से मतलब नया मतलब के साथ पुनर्जागरण बोला। आधुनिक यूरोप में प्रारंभ में आधुनिकता का जो उदय हुआ, उसमें रिनेसा पुनर्जागरण का योगदान अनेक वर्षों तक आधुनिक विश्व इतिहास में प्रवेश द्वार का कुंजी माना जाता रहा है। मतलब कहने का मतलब दोस्तों कि जब यूरोप के अंदर में चेंजेस आ रहे थे 13वीं 14वीं 15वीं शताब्दी के अंदर में, तो एक रिनेसा वर्ड था जो इतिहासकार हुआ करते थे, नए नए वर्डों के साथ खेलते हैं। तो रिनेसा वर्ड का मतलब होता था पुनर्जन्म। तो उन्होंने उस बदलाव को, हलचल को, जो सांस्कृतिक और समाज में हलचल हो रही थी, उसको लेकर वहां पे रिनेसा का यूज किया, पर उसका मतलब उन्होंने बताया पुनर्जागरण के तौर पर कि दोबारा से लोगों के अंदर में जन जागृति फैल रही है, लोग जागृत हो रहे हैं। ठीक है, मतलब अवेयर हो रहे हैं चीजों को लेकर। इस समझ में आता है ये शायद आपको यहाँ पे अब समझ में आ गया होगा।
ठीक है, आगे बात करते हैं। तो पुनर्जागरण है क्या? तो पुनर्जागरण के तुरंत बाद धर्म सुधार आंदोलन चलाया गया, जिसमें धार्मिक आचरण और व्यक्तिगत मामला, ठीक है, बना दिया गया। इस तरह के आत्म चेतना की भावना पैदा करने में मदद तथा प्रोटेस्ट धर्म ने मूलतः व्यक्तिवाद मानस को बढ़ावा दिया। यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, तो ये जितने भी ये पुनर्जागरण की शुरुआत हुई, ठीक है, ये यूरोप और इटली के, मतलब यूरोप की कंट्री में ही हुई, जैसे इटली हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन सब कंट्री में ही रही, ठीक है, ये बाकी जगह पे नहीं फैला। अब इसमें होता क्या है, तो पहले जो लोग थे, जिस मतलब पुनर्जागरण की शुरुआत से पहले जो लोग थे, और अलग अलग विचारकों का अलग अलग मानना है कि कई बार पुनर्जागरण हुआ, ऐसा मानना है। क्रांतिकारी युग एक तरह का, मतलब जहाँ पे लोगों को जागृति हो रही है, लोग जग रहे हैं कि ये चीज़ गलत था, आप इसको ऐसे होना चाहिए, ठीक है। ये पुनर्जागरण तो एक तो होता है कैथोलिक पुनर्जागरण हुआ, जिसके 9वीं शताब्दी के अंदर में, ठीक है, 9वीं शताब्दी के अंदर में कैथोलिक पुनर्जागरण हुआ, जिसमें धर्म को लेकर जागृति फैली। दूसरा जो पुनर्जागरण होता है 12वीं शताब्दी में होता है पुनर्जागरण, जिसके अंदर में धर्म के परिवर्तन को लेकर, मतलब धर्म परिवर्तन नहीं कि आप हिंदू से मुस्लिम बन गए या क्रिश्चियन से कुछ और बन गए, ऐसा नहीं। धर्म परिवर्तन मतलब क्या, कि समाज में जो सांस्कृतिक बदलाव और सामाजिक बदलाव हुआ, उसको लेकर जो मतलब आंदोलन चला, उसको हम पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं, जो 12वीं शताब्दी में हुआ। 13वीं और 14वीं 15वीं शताब्दी के अंदर में इसके बदलाव देखे जाते हैं, ठीक है, समझ में आता है। आगे बात करते हैं दोस्तों। तो इस चैप्टर के अंदर में जो जो मेन पॉइंट हैं आपके, वही मैंने उठाया है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, तो आपको शायद अच्छे समझ में आ जाएगा, और एक एक पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स हैं चैप्टर के अंदर में, वो सारा क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट आ जाता है हमारे, हम बात करते हैं पुनर्जागरण के विचारों की शुरुआत। तो पुनर्जागरण के विचारों की शुरुआत हुई कैसे, लोगों के मन में आया कैसे ये वर्ड, इसके बारे में बात करें तो जो 1860 के अंदर में एक मतलब एक इतिहासकार थे, जिनका नाम था जैकब बर्कहार्ट, ठीक है। जैकब बर्कहार्ट ने सांस्कृतिक इतिहास संबंधित अपनी महान किताब द सिविलाइजेशन ऑफ रेनेसा इन इटली, मतलब सिविलाइजेशन ऑफ रिनेशा इन इटली, मतलब इटली के अंदर में पुनर्जागरण, ठीक है, सिविलाइजेशन की तरफ, मतलब एक निवास जो है लोगों का, उसमें पुनर्जागरण हो रहा है मानवतावाद को लेकर, इसके बारे में उन्होंने लिखा, जिसके अंदर में उन्होंने पुनर्जागरण और मानवतावाद को मतलब सूत्रबद्ध किया, वहां पे दर्शाया, उसको उस पूरे वर्ड पर फोकस किया। इनकी पूरी किताब में, जैकब बर्कहार्ट की पूरी किताब के अंदर में पुनर्जागरण और मानवतावाद को सूत्रबद्ध किया गया, दिखाया गया कि ये क्या है, कैसे है। इससे पहले लोगों के मन में पुनर्जागरण शब्द का कोई यूज नहीं था, ठीक है। उससे पहले मानवतावाद का जो क्या रियल डेफिनेशन बनता है, लोग नहीं जानते थे, ठीक है। पुनर्जागरण का क्या डेफिनेशन बनता है, लोग नहीं जानते थे, पर उन्होंने जब अपनी किताब में इसका यूज किया, बताया, तब वहां से लोगों ने इसका मतलब समझा, और वहां से ही एक क्रांतिकारी युग की शुरुआत के तौर पे देखी जाती है, जब लोग समझते हैं कि इसका मतलब ये है और यहाँ पे हमें इसकी शुरुआत की जरूरत है, ठीक है, समझ में आता है। अगला पॉइंट आ जाता है 18वीं और 19वीं सदी में धर्मनिरपेक्ष उदारवादी बुद्धिजीवी अपने विश्वासों और मूल्यों के स्रोत की तलाश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पुरानी सभ्यता के विनाश के बाद अंधकार और बर्बरता का समय आया, जिसमें चर्च और ग्रामीण जीवन की निरंकुशता हावी रही। अब मतलब देखो, पहले मैंने ऊपर बताया कि बर्कहार्ट ने पुनर्जागरण की वर्ड का मतलब और मानवतावाद का ना सूत्रबद्ध किया, मतलब अपनी किताब में इसको मेंशन किया। उसके बाद मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, अब यहाँ पे हम जो 2 पॉइंट हमने बात किया, 2 पॉइंट के अंदर में ये बताया गया है कि इसकी जरूरत कैसे पड़ी। तो 18वीं 19वीं शताब्दी के अंदर में क्या देखते हैं बर्कहार्ट की, धर्मनिरपेक्षता उदारवादी बुद्धिजीवी अपने विश्वासों और मूल्यों के स्रोतों को तलाश कर रहे थे कि यार मेरा, उनका विश्वास डगमगा रहा था, ठीक है, एक जगह स्थिर नहीं था धर्मनिरपेक्षता को लेकर, उदारवादी बुद्धिजीवियों के जो भी विचारधारा थी उनको लेकर। तो उसके बाद इन शब्दों का उपयोग किया जाने लगा, ठीक है, मतलब उन्होंने फर्स्ट टाइम अपनी बुक में यूज किया। उन्होंने कहा कि पुरानी सभ्यता के विनाश के बाद अंधकार और बर्बरता का समय आया, जिसमें चर्च और ग्रामीण जीवन की निरंकुशता हावी हो गई। मतलब ना, जो उस समय मतलब पुरानी सभ्यता जो चल रही थी, पहले के जो ओल्ड कल्चर्स थे वो खत्म हो गया। खत्म होने के बाद एक तरह से पूरे सब जगह अंधकार आ गया। अंधकार आने के बाद जो चर्च वाली जो व्यवस्था थी, कैथोलिक चर्च की जो व्यवस्था थी, वो पूरी तरह से हावी होती चली गई लोगों के ऊपर में। तो उससे छुटकारा पाने के लिए या फिर उन लोगों में उस चर्च व्यवस्था से जन जागृति पैदा करने के लिए पुनर्जागरण और मानवतावाद शब्द का उपयोग किया गया। समझ में आता है। एग्जाम्पल के लिए कि जैसे मान लो कोई सभ्यता है, आप कहीं पे रहते हो और कोई एक सभ्यता पुरानी सभ्यता चल रही है, ठीक है, अचानक से उस सभ्यता का अंत हो जाता है और वहां पे एक नई सभ्यता शुरुआत होती है, जो 9वीं शताब्दी के अंदर में, जो मैंने बताया ना 2 तरह के पुनर्जागरण हुए। 9वीं शताब्दी में कैथोलिक पुनर्जागरण हुआ,
तो वो कैथोलिक चर्च मतलब चर्च सभ्यता आ गई पूरी तरह से। अब पहली सभ्यता खत्म हुई तो अंधकार छा गया था, फिर दूसरी सभ्यता स्टार्ट हुई जिसमें चर्च व्यवस्था ने निरंकुशवाद की स्थापना कर दी, मतलब पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, उसके तोड़ कोई था ही नहीं। अब लोगों के अंदर में जब उसका जब लगा ना निरंकुशतावाद हावी हो रहा है लोगों के ऊपर में, ग्रामीण समाज के ऊपर में, तब उसके बाद दोबारा से पुनर्जागरण की शुरुआत होती है 12वीं शताब्दी में, जिसकी यहाँ पे वर्णन किया गया है। समझ में आता है? आप जब आप बुक पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि बुक बहुत बड़ी है। ठीक है, एमए हिस्ट्री की बात कर रहे हो आप, एमए हिस्ट्री में बहुत सारे लेसन है, पॉइंट्स हैं। यहाँ तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए 2-4 पॉइंट्स उठाकर बताता हूँ कि आपको एक थोड़ा सा लेसन का थोड़ा सा समझ में आ जाए। आप वीडियो देखने के बाद, थोड़ा सा पढ़ने के बाद, आप जब उस बुक को पढ़ोगे, रिविजन करोगे, तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बस ये आपका फायदा होगा यहाँ पर मेन चीज़ है बुक, आपका बुक, क्योंकि एमए हिस्ट्री की बात कर रहे हो, एमए हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद आप मास्टर बन जाओगे हिस्ट्री के अंदर में, तो वो ईजी नहीं है। तो उसको ध्यान से पढ़ोगे, तब वर्ड को समझोगे, तब आप जोड़ पाओगे चीज़ों को। ठीक है, अब आगे बात करते हैं दोस्तों। यहाँ पे चार्ल्स हैमर करके एक विचारक आ जाते हैं, इतिहासकार आ जाते हैं, जिन्होंने अपनी किताब के अंदर में, ठीक है, उनका किताब का नाम था द रिनेसा ऑफ द 12th सेंचुरी, मतलब 12वीं सेंचुरी की पुनर्जागरण, 12वीं सेंचुरी की पुनर्जागरण, जो 1927 के अंदर में उन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, उसके अंदर में हॉकिंस, चार्ल्स हैमर हॉकिंस करके नाम था उनका। तो हॉकिंस का कहना था कि अगर पुनर्जागरण शब्द का अर्थ प्राचीन साहित्य में रुचि और उत्साह से है, तो 12वीं शताब्दी की मुख्य विशेषता थी कि सांस्कृतिक नवीनता आधुनिक यूरोप की प्रवृत्ति सभ्यतागत प्रगति की पृष्ठभूमि निर्माण करती है। यहाँ पे चार्ल्स हैमर कहते हैं कि अगर पुनर्जागरण शब्द का मतलब पुनर्जागरण शब्द का मतलब क्या है? प्राचीन साहित्य में रुचि रखना, ठीक है, उत्साह, और उनकी जो भी सांस्कृतिक है, नवीन सांस्कृतिक और उसके बीच में रहना, निर्माण करना, तो ये बिल्कुल सही है। वो ऐसा ही हो रहा था 12वीं शताब्दी के अंदर में पुनर्जागरण के टाइम पर। ठीक है, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, पुनर्जागरण जब हुआ, जन जागृति हुई, दोबारा से जन्म हुआ उनका, तो रेनेसा शब्द का मतलब ही दोबारा से जन्म होना। तो लोगों के अंदर में जब दोबारा से जन जागृति आई, तो लोग अपनी पुरानी संस्कृति से जुड़ना शुरू कर दिए, कि उनके बारे में जानना शुरू कर दिए कि ये हमारी संस्कृति थी, और उससे जुड़ने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस चीज के बारे में बात करते हैं। समझ में आता है ये? और जो चार्ल्स हैमर हॉकिंस हैं, ये भी बर्कहार्ट के जो विचारधारा थी उससे सहमत थे। अभी मैंने बर्कहार्ट की विचारधारा ऊपर में बताई थी ना, ये बर्कहार्ट की विचारधारा, इससे सहमत थे। आपके बुक में बहुत अच्छे से मेंशन कर रखा है चार्ल्स हैमर हॉकिंस की विचारधारा को, बर्कहार्ट की विचारधारा को, और 1-2 और विचारक है जिनकी विचारधारा को बताया गया है। तो अगर आप उसको पढ़ोगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। तो दोनों एक दूसरे की विचारधारा से सहमत थे। उनका मानना था कि बर्कहार्ट सही कह रहे हैं, चार्ल्स जो हॉकिंस थे उनका मानना था कि बर्कहार्ट ने जो बताया है वो सही कहा है, और ये चीजें अगर इस तरह से हैं तो ये तथ्य वैलिड है, ऐसा मानते थे। समझ में आ रहा है? आगे बात करते हैं इटली, 12वीं-13वीं शताब्दी। अब यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है दोस्तों कि इटली के अंदर में 12वीं-13वीं शताब्दी के अंदर में क्या परिवर्तन आ रहा था पुनर्जागरण से, क्योंकि मैंने बोला ना पुनर्जागरण 2 बार हुआ। एक 9वीं शताब्दी में जो कैथोलिक पुनर्जागरण था, जहां से जो क्रिश्चियन धर्म है, जो ईसाई धर्म है, कैथोलिक धर्म है, उसकी शुरुआत हो जाती है, पूरी तरह से विश्व में, पूरे विश्व में फैलना शुरू होता है, और बहुत तेजी से फैलता है। 12वीं शताब्दी में अपने पुराने धर्म की ओर लौटना, पुरानी संस्कृति की ओर जाने के लिए दोबारा से पुनर्जागरण की शुरुआत होता है। ठीक है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और इसके अंदर में समझेंगे कि इटली के अंदर में क्या परिवर्तन हुआ। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बनता है दोस्तों कि इटली के बारे में ही हम क्यों बात कर रहे हैं, भारत, जापान, चीन के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे? रीजन ये है दोस्तों कि जो क्रिश्चियन धर्म है उसका सबसे बड़ा जो केंद्र है वो इटली को ही माना जाता है। ठीक है, जो क्रिश्चियन धर्म के अंदर में कोई भी रूल रेगुलेशन नया आता है ना, तो वो इटली से ही लॉन्च किया जाता है, क्योंकि इटली में ही पॉप बैठते हैं जो क्रिश्चियन धर्म के गॉड, मतलब करता धरता है। ठीक है, वेंटिंगन सिटी के अंदर में पॉप का गढ़ माना जाता है, और वहीं से इसको रूल किया जाता है। जैसे मोमिन्स में होता है ना फतवा जारी करना, तो फतवा दारू सलाम भारत के अंदर में और अलग अलग जगह से जारी किया जाता है, पर जो फतवा जारी करने का जो मेन अधिकार है वो दुबई के अंदर में जो वहाँ पे खलीफा बैठते हैं वो सब सिर्फ जारी कर सकते हैं, पर आजकल तो जो मर्जी जारी कर देता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर इटली की बात करते हैं, क्योंकि जितने भी ईसाई धर्म की शुरुआत हुई वो इटली से ही माना जाता है कि इटली से ही शुरुआत हुआ, क्योंकि जितने भी बड़े धर्म गुरु बैठते हैं ईसाई धर्म के वो इटली में ही बैठते हैं। तो इस कारण से हम सिर्फ यहाँ पे इटली के बारे में फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो 13वीं शताब्दी के अंदर में उत्तरी इटली में स्वतंत्र शहरी गणतंत्र थे, मतलब लोग थे, शहरी गणतंत्र लोग थे। इन गणतंत्रों के निवासियों के धार्मिक होने के बावजूद यहाँ शहरी जीवन में पादरियों को बहुत कम महत्व प्राप्त था।
अब पुनर्जागरण के बाद क्या होता है कि 13वीं शताब्दी के अंदर में जो पादरी थे उनकी वैल्यू बहुत कम रही, क्योंकि वो स्वतंत्र लोग थे, अपने आप को स्वतंत्र मानते थे, और गण मतलब लोग, तंत्र मतलब व्यवस्था, लोगों की व्यवस्था थी वहां पर, जिसके कारण से वहां पे पादरियों की व्यवस्था अधिकार कम थे, ठीक है, उनका महत्व कम था। समझ में आया? कहने का मतलब जो उत्तरी इटली का पार्ट था, मतलब मान लो ये पूरा इटली है और इसका जो नॉर्थ वाला पार्ट है इटली का, ठीक है, वहां पर जो लोग थे वो स्वतंत्र शहरी थे, गणतंत्र थे, लोगों की व्यवस्था थी, खुद की व्यवस्था थी, जिसके कारण से जो पादरी व्यवस्था थी वो उसके उनका प्रभाव कम दिखता था लोगों के ऊपर में, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं शहरों में धनी व्यापारियों तथा उन पर आश्रित छोटे व्यापारियों एवं कारीगरों का दबदबा था। इटली के अंदर में जो धनी व्यापारी थे और छोटे छोटे जो व्यापारी थे जो उन पे आश्रित थे, तो व्यापारी वर्ग का, बिजनेस वर्ग का बहुत बड़ा दबदबा था इटली के ऊपर में, ये माना जाता है, ठीक है, धनी व्यापारी वर्गों का। 12वीं 13वीं शताब्दी में इन नगरों में राज्यों में व्यापारी वर्ग का बोलबाला था, मतलब व्यापारी वर्ग का ही सारा कुछ चलता था, ऐसा माना जाता है इटली के अंदर में 12वीं 13वीं शताब्दी में, ठीक है। इससे पहले जो थी व्यवस्था 9वीं शताब्दी से बात करें, 9वीं 10वीं 11वीं शताब्दी की, तो उस समय जो व्यवस्था थी उस समय पॉप का चलता था, पॉप की ही मानते थे। अब ये नहीं कह रहा मैं 12वीं के बाद सब कुछ चेंज हो जाएगा और वापस से वैसा, पर कुछ समय के लिए पुनर्जागरण हुआ जहाँ पे लोगों ने अपनी संस्कृति की ओर जाना और समझा, और वहाँ पे जो पॉप वर्ग था, जो क्रिश्चियन वर्ग था, उसके अधिकारों में कमी आई, ठीक है, महत्वता में कमी आई, ठीक है। वापस से इसकी ओर जाएंगे लोग, पर यहाँ पर हम बात करें कमी की, ठीक है। यहाँ पे नए समूहों का उद्भव हुआ। नए समूह किस प्रकार से? अब देखो इटली के अंदर में, इटली की बात कर रहा हूँ, कहाँ पर उद्भव होगा? इटली में ही उद्भव होगा, पूरा लेसन इटली के बेस ही है, ठीक है। नए समूहों का उद्भव हुआ जिसमें वकील और नोटरी थे। वकील कौन होता है? लॉयर। नोटरी जो उसके वह काम हम करता है उसी तरह का सेम। अब यहाँ पे इनका उद्भव क्यों हुआ? तो देखो इटली के अंदर में, जैसे मैंने बताया, नॉर्थ इटली, उत्तरी इटली के अंदर में व्यापारी वर्ग का उद्भव हुआ, वहाँ पे अपने आप को स्वतंत्र मान रहे थे, वहाँ पे पादरियों का जो था महत्व कम था, ठीक है, और वो बिजनेसमैन थे सारे। तो उनकी व्यापार जब बढ़ रही थी, तो व्यापार को संभालने के लिए, व्यापार को मैनेज करने के लिए वहाँ पे नया वर्ग का उद्भव होता है जो वकील और नोटरी की तरह थे, ठीक है। इनका उद्भव होने का मेन कारण क्या था कि जो वाणिज्य बढ़ रहा था, शहरों के अंदर में वृद्धि हो रही थी, उसको देख रेख करने के लिए। देखो यहाँ पे आगे हम बात करें, पढ़े तो 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो सामाजिक राजनीतिक उथल पुथल व्याप्त थी, उसी के फलस्वरूप उत्तरी इटली में वाणिज्य और शहरों में वृद्धि हुई, मतलब कॉमर्स जो का सेक्टर होता है उसमें वृद्धि हुई, ठीक है, व्यापार में वृद्धि हुई। इस परिवर्तन के कारण राजनीतिक शक्ति का केंद्र पादरियों और कुलीन सामंतों के हाथ से निकलकर धनी व्यापारियों के हाथ में चला गया। मतलब जो राजनीतिक शक्ति थी, जो पॉलिटिकल पावर था, पहले किसके पास था? पादरियों के पास थी, कुलीन सामंतों के पास थी, जो राजघराने हुए उनके पास हुआ करती थी। पर अब धीरे से खिसक करके इसके पास चला गया, तो धनी व्यापारी जो हुआ करते थे, बिजनेसमैन हुआ करते थे, उनके पास चला गया। इन परिवर्तनों के साथ ही सामाजिक समूह यथार्थ वकील नोटरी का उद्भव हुआ, ठीक है। ये लोग कई अर्थों में पुनर्जागरण मानवतावाद के सूत्रधार थे, ये पढ़े लिखे हुआ करते थे, और इन्होंने लोगों के अंदर में जन जागृति की शुरुआत करना शुरू किया, आरंभ किया, ठीक है। समझ में आता है किस प्रकार से उद्भव हुआ। आगे बात करते हैं मानवतावाद। मानवतावाद क्या होता है? तो ह्यूमैनिटी, इंसानियत। आपने अपने घर में कहा होगा कि बेटे इंसानियत के नाते आपको ये करना चाहिए। हमें बचपन में कई बार मतलब जब हम पढ़ रहे होते हैं कॉलेज स्कूल के अंदर में, तो हमें सिखाया जाता है कि मानवता के लिए हमें लोगों की मदद करनी चाहिए, बड़े बुजुर्गों की मदद करनी चाहिए, सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। तो यहाँ पर भी सेम मानवतावाद के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्या बात की जाती है कि मानवतावाद 19वीं सदी के बाद इतिहासकार इस नई संस्कृति को मानवतावाद कहने लगे। जो 19वीं सदी के बाद जो संस्कृति आई लोगों के सामने, उसको मानवतावाद के नाम से जाना जाने लगा, ठीक है। सिरेसरो मतलब एक विचारक है, ठीक है, सिरेसरो। इनका कहना था कि केवल मनुष्य ही अपने आप के बारे में ज्ञान अर्जित करता है। पुनर्जागरण युगीन कालीन, मतलब जो पुनर्जागरण का पूरा टाइम पीरियड है, मानवतावाद का एक नया जीवन दर्शन या लैंगिक अर्थों में मानव स्वभाव का गौरववान समझा गया। लेकिन इसकी सटीक परिभाषा नहीं दी जा सकती है, इसके बारे में कोई सुपरिभाषित साझा विश्वास नहीं है। अब देखो कहने का मतलब आपको ना थोड़ा सा ये जो डेफिनेशन मैंने पढ़ा है बुक रीडिंग की तरह, आपको समझ में नहीं आया होगा। रीज़न क्या है कि मैंने बुक से पूरा उठा के आपको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करके बता दिया, पर समझाया नहीं। अभी यहाँ पे समझते हैं। देखो 12वीं सदी के अंदर में आपका पुनर्जागरण की शुरुआत हुई, पुनर्जागरण चलने लगा। धीरे धीरे जब बढ़ता है तो वहाँ से मानवतावाद की शुरुआत होती है। कब?
19वीं शताब्दी में। और जो सीसेरो करके जो विचारक आए, उन्होंने 19वीं सदी को देखा तो उन्होंने कहा कि मानवतावाद का यही मानवतावाद की ये सदी है जहाँ से मानवतावाद की पूरा ये मतलब कल्चर है यहाँ से चलेगा। मानवतावाद के अंदर में क्या होता है कि मनुष्य की ज़रूरतों को, मनुष्य की जो भावनाएं हैं, जो मनुष्य की आशाएं हैं, उसकी महत्व दी जाती है। पहले के टाइम पे क्या था कि कैथोलिक चर्च को वो दी जाती थी सारी प्रायोरिटी कि भाई ये इंपॉर्टेंस है, अगर इसने जो बोला सही तो सही है, जो गलत तो गलत। पर यहाँ पर चेंजेस आती है और ये मानवतावाद के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। पर मानवतावाद का कोई भी सटीक परिभाषा नहीं है कि भैया एग्जैक्ट डेफिनेशन ये बनती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। मानवतावाद की कोई सटीक परिभाषा नहीं है, नहीं दी जा सकती। इसके बारे में किसी ने भी, इतने सारे विचारक आए, किसी ने भी इसके बारे में नहीं बताया कि ये इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम बात कर रहे थे। आगे बात करते हैं नई शिक्षा नीति के बारे में। नई शिक्षा का विस्तार हुआ यहाँ पर, और क्या था नया शिक्षा, इसके बारे में बात करें तो पेट्रार्क करके एक विचारक है जिनका सपना था कि ईसाई समाज या समाज का सांस्कृतिक और नैतिक पुनरुत्थान होना चाहिए, दोबारा से निर्माण होना चाहिए। उनका सपना था पेट्रार्क का, और उसके अनुसार मतलब अगर देखो, पेट्रार्क जो थे उनका एक सपना था कि ईसाई जो समाज संस्कृति है उसका पुनरुत्थान होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए। उसके कारण से उनका ये वो बहुत अच्छे से जानते थे इसका पुनर्निर्माण कैसे हो सकता है, तो दर्शन शास्त्र के द्वारा, ठीक है, शिक्षा के महत्व के द्वारा। अगर लोगों को शिक्षा का महत्व समझ में आएगा, अगर बच्चों को पढ़ाना शुरू करेंगे, खुद पढ़ना शुरू करेंगे, तब वो पुनरुत्थान ला पाएंगे, चेंजेस ला पाएंगे, ठीक है। मध्यकालीन पुनर्जागरण इटली में 3 तरह के स्कूल खोले गए। देखो, कहने का मतलब यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिटेल में समझे तो आज भारत के अंदर में एजुकेशन स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, पर अब जितना ज़्यादा बढ़ेगा, आप जितने अच्छे से पढ़ोगे उतने अच्छे नंबर आएंगे, आप उतने अच्छे से फैक्ट वाली चीज़ों पे बात कर पाओगे, ठीक है। फेक न्यूज़ की तरफ नहीं जाओगे। आज के समय में क्या है, हम अफवाहों पे ज़्यादा जाते हैं, फेक न्यूज़ पे ज़्यादा जाते हैं, फैक्ट के ऊपर में बात नहीं करते हैं। आज के समय में आप जितने भी आसपास में आप लोगों को देखोगे, कोई भी फैक्ट के ऊपर में बात नहीं करना चाहता है, ठीक है। उनसे बहस करवा लो, फेक न्यूज़ पे बात करवा लो, पर फैक्ट जो है, रियल फैक्ट, उस पर बात नहीं करता है, उनको आइडिया नहीं है। क्योंकि रीज़न क्या है कि उनके पास पूरा नॉलेज नहीं है, शिक्षा नहीं है, ठीक है। ये तो सेम यहाँ पे पेट्रार्क का मानना था कि अगर आप ईसाई समाज संस्कृति के अंदर में पुनरुत्थान लाना चाहते हो, दोबारा से पुनर्निर्माण करना चाहते हो, मतलब वापस से इसका बनाना चाहते हो, तो उसके लिए मेन चीज़ क्या है कि आप शिक्षा का निर्माण करो। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण उन्होंने बताया। साथ साथ में इटली के अंदर में 3 तरह की स्कूलों की शुरुआत की गई, जो किस प्रकार से थे, जैसे एक प्राइवेट, जैसे आज हमारे भारत में होता है ना प्राइवेट वाले, तो उस तरह की 3 तरह की चीज़ें शुरुआत की गई, जो सरकारी हो, प्राइवेट हो, तो वो सभी वर्गों को समान शिक्षा मिल पाए, इसके लेकर वहाँ पे 3 तरह की स्कूलों की शुरुआत की गई, ठीक है, समझ में आता है। पेट्रार्क को पुनर्काल, अब ये पेट्रार्क कौन थे इसके बारे में भी जानते हैं भाई। पेट्रार्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पे, जो दार्शनिक है पेट्रार्क को पुनर्जागरण काल में मानवतावाद का संस्थापक माना जाता है। जो मानवतावाद के हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, पुनर्जागरण काल में 19वीं शताब्दी में, तो पेट्रार्क को ही संस्थापक के तौर पे देखा जाता है पुनर्जागरण काल का, ठीक है, मानवतावाद के संस्थापक के तौर पे। वे इटली में रहने वाले थे। उसने इटली, फ्रांस तथा अन्य देशों की यात्राएं की थी। अपने इस भाषण के साथ उसने यूनानी और लैटिन किताबों के में हस्तलिपियां एकत्रित करी थी और उनकी प्रतिलिपियां तैयार करी थी, कॉपियां बनाई थी। पेट्रार्क ने ही सर्वप्रथम अपने साहित्य के माध्यम से मानवतावादी विचारधारा को प्रोत्साहित किया। इसके लिए उन्हें मानवतावाद का पिता भी कहा जाता है। मतलब पेट्रार्क ही थे पहले व्यक्ति जिन्होंने मानवतावाद को लेकर आवाज़ उठाई, और पेट्रार्क ही थे जिन्होंने मानवतावाद के अंदर में शिक्षा और इसके बारे में बात करी, ठीक है। क्योंकि उनका मानना था कि अगर शिक्षित होंगे लोग तभी हम आगे बढ़ पाएंगे और जो कुरीतियां हैं, जो कमियां हैं, उसको दूर कर पाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम इंडिया का लेके चले तो पहले के समय में, अब आज के समय में जैसे लोग धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझदार हो रहे हैं, तो दहेज प्रथा जैसी चीज़ों को, भ्रूण हत्या जैसी, जो स्त्री भ्रूण हत्या होती थी बच्चों की, वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। पहले के टाइम में उतने ज़्यादा लोग एजुकेटेड नहीं हुआ करते थे, जिसके कारण से सारी चीज़ें घटित होती थी। पर आज के समय में अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो समझो पढ़ा लिखा नहीं है, बेवकूफ़ है, मूर्ख है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़, एक मानवतावाद के अंदर आगे जब हम धर्मनिरपेक्ष के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे एक आइडियोलॉजी आ जाता है, एक विचारधारा आ जाता है, जिसके अंदर में कहा जाता है दोस्तों, जब हम आगे बात करेंगे धर्मनिरपेक्षता के बारे में, तो वहाँ पे एक आइडियोलॉजी आ जाती है कि इंसान के पास हमेशा 2 चॉइस होती है। हर मनुष्य के पास हमेशा 2 चॉइस होती है। कौन सी चॉइस? या फिर वो एक इंसान बन के जी ले, या फिर जानवर। इंसान बनकर कैसे जी सकता है? तो शिक्षित होकर, ठीक है, धर्म के बारे में ज्ञान अर्जित करके वो इंसानों की तरह जी सकता है। और
जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, वो क्या है, वो एक पशु के समान है, ऐसा माना गया है। ठीक है, जब आप पढ़ोगे ना, बहुत अच्छी बुक है यार, मैं जब इसको पढ़ रहा था आपकी वीडियो तैयार करने के लिए, पीपीटी बनाने के लिए, पीडीएफ बनाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाता है, क्योंकि इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें बताई गई हैं तो इंटरेस्टिंग है। आपने अक्सर सुना होगा आसपास में लोग ब्याज पर पैसा लगाते हैं, ठीक है, कि भाई मैं आपको 10,000 दे रहा हूँ, आप मुझे ब्याज देना। तो यहाँ पर अलग अलग विचारकों का, अलग अलग धर्मों के अनुसार ब्याज पर पैसा खाना, ब्याज का पैसा खाना, ठीक है, वो गलत बताया गया है। कितने धर्म में सही बताया गया है। आप अगर इस्लाम धर्म की बात करो तो वहां पे सूदखोरी को गलत बताया गया है। ठीक है, क्रिश्चियन धर्म में भी सूदखोरी को गलत बताया गया है। तो यहाँ पर हम उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो आपके बुक में बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी गई हैं, बस आपका जरूरी क्या है कि आप उसको पढ़ो एक बार। ठीक है, आगे बात करते हैं छपाई की। तो देखो, पेट्रार्क का सपना क्या था कि अगर भाई आपको चेंजेस लाना है, समाज के अंदर परिवर्तन लाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको शिक्षित करना पड़ेगा। तो शिक्षित करने के लिए लोगों स्कूल की शुरुआत हुई, और उसके पेट्रार्क का जो इरादा था, जो रिफॉर्मिंग का सपना था, उसको सबसे ज़्यादा जो बूस्टअप किया उसने छपाई ने किया, प्रिंटिंग ने किया। जब प्रिंटिंग की शुरुआत हुई तो जो उनकी एम्बिशंस थे, जो उनकी सोच थी, वो लोगों तक फैली छपाई के माध्यम से। लोगों के तक जो, मतलब पहले क्या होता था कि आप लिख रहे हो, लिख कर 10 पेज लिखे, थक गए, छोड़ दिया, अब लोगों तक नहीं पहुंची वो बात आपकी। ठीक है, अब छपाई के माध्यम से क्या हुआ, उसकी स्मृतियां बनाई गई, मतलब एक तरह से ऐसा बना दिया गया, इमेज बना दिया गया जो भी था, कि वो आगे समय तक उनको रखा जा सके संभाल कर, और लोगों तक पहुंचे और सही ज्ञान मिल पाए। ठीक है, आज के समय में क्या है, लोगों तक सही नॉलेज नहीं मिलता, क्योंकि लोगों के पास आइडिया नहीं है। आप अपने आसपास में देखोगे, अभी कोरोना का टाइम है, तो हर लोगों के पास अपना खुद का एक नॉलेज है, और उस नॉलेज को वो ही सबसे बेस्ट मानता है और यूनिवर्सल ट्रुथ मान के चलता है कि भैया जो मेरा नॉलेज है वो पूरे विश्व में सबसे सही नॉलेज है। ठीक है, मैं दिन भर में पता नहीं कितने लोगों से मिलता हूँ। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि जाके मिल रहा हूँ, गले मिल रहा हूँ, कोरोना का टाइम है, दूरी बना के रखो, मास्क पहनो। ठीक है, मतलब लोगों को सुनता हूँ, कई सारे लोगों को टीवी पे या फिर जैसे भी आसपास में गली में, तो हर लोग के पास अपना खुद का नॉलेज है, मतलब वो खुद का एक साइंटिस्ट है, घर में बैठे बैठे उसने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए कोरोना के ऊपर में, उसका नॉलेज सुनने के बाद ये फील होता है। तो ये चीज़ें, तो पेट्रार्क ने जैसे बताया भैया कि शिक्षा को अगर बढ़ावा दोगे तो आप ये सारी चीज़ें रिफॉर्मिंग कर सकते हो। तो उन्होंने छपाई को बहुत ज़्यादा महत्व दिया, जिसमें सन 1500 तक में शास्त्रीय रचनाएं इटली और लैटिन में छप गई थी। ठीक है, और छपाई के कारण से शास्त्रीय किताबों में मानक स्तर पर तैयार किए जाने लगे, और इसका प्रचार प्रसार में बहुत ज़्यादा आसानी हुआ। ठीक है, छपाई से अधिकांश किताबें कम ही संख्या में थी। पहले छपाई से पहले क्या था, किताबों की संख्या कम थी, तो अब पढ़ने के लिए एक जगह इकट्ठा हो, अगर मान लो बुक 4 ही हैं और पूरे विश्व में पढ़ाना है तो कैसे होगा, तो 4 बुक 4 अलग जगह रखा गया, तो 4 जगह आना पड़ेगा, 4 केंद्र बनाने पड़ेंगे। पर अगर छपाई से क्या हुआ, 4000 कॉपियां बन गई, तो 4000 जगह जाके पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, समझ में आता है। आगे बात करते हैं धर्मनिरपेक्षता की शुरुआत की। तो जो पुनर्जागरण था, वहां से ही धर्मनिरपेक्षता की शुरुआत मानी जाती है, कि वहां से ही धर्मनिरपेक्षता की शुरुआत हुई, क्योंकि पुनर्जागरण के अंदर में जो धर्म था उसकी खंडन किया गया कि ये धर्म गलत है, ये चीज़ों को गलत माना गया। ठीक है, वहाँ पे खंडन शुरू हुआ, मानवतावाद को ज़्यादा प्रखर दिया गया कि आप किसी धर्म को बिलोंग नहीं करते, आप मानवतावाद, इंसानियत के लिए वर्क करते हो, तो इसको ज़्यादा दिखाया गया, ह्यूमैनिटी को ज़्यादा प्रेफर किया गया। तो वहाँ से धर्मनिरपेक्षता की शुरुआत भी मानी जाती है। ठीक है, पुनर्जागरण में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि लोगों के जीवन पर धर्म का नियंत्रण कमजोर होना शुरू हो गया, मतलब जो धर्म का कंट्रोल था वो कम होना शुरू हो गया। इसी अर्थ में कहा जा सकता है कि पुनर्जागरण ने धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का उदय का माहौल तैयार किया। मानवतावाद के केंद्र में आ जाने से धर्मनिरपेक्षता की शुरुआत हुई, लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि ठीक किस तरह और किस हद तक धर्मनिरपेक्षता की शुरुआत हुई, मतलब सही तरीके से कैसे और किस हद तक शुरुआत हुई धर्मनिरपेक्षता की, इसको समझना जरूरी है। जो आप बुक पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ बेसिक आपको बता दिया है। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट ये रहेगा दोस्तों कि एक बार आपको वीडियो समझ में आ रहा है, ठीक है, कहीं पर अगर डाउट है तो कमेंट करके पूछ लें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दे दूंगा मैं, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, और जो भी डाउट हो व्हाट्सअप पर भी पूछ सकते हो, कॉल करके भी पूछ सकते हो। पर दोस्तों, रिक्वेस्ट एक ही है लास्ट में कि अगर वीडियो समझ में आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर करें, 1 सेकंड से भी कम टाइम लगता है। शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को जिनको इस वीडियो की जरूरत है। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं, यथार्थवाद बनाम नैतिकतावाद। देखो, यथार्थवाद आपने बीए प्रोग्राम 3rd ईयर में पढ़ा होगा, अगर आप बीए के स्टूडेंट हो तो, और आपके पास पॉलिटिकल साइंस रहा होगा तो। जब कभी भी हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं या इंटरनेशनल रिलेशनशिप, अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात करते हैं, तो वहाँ पे यथार्थवाद की जो विचारधारा है हंस मोगेनथाउ की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यथार्थवाद के अंदर में क्या होता है, सिंपल सा समझो,
यथार्थवाद मतलब वास्तविकता की बात करता है, रियलिटी की बात करता है कि जो वास्तविकता है, जो उसे दिख रहा है, जो उसे सुनाई दे रहा है, जो उसने एक्सपीरियंस किया है, उसी को वो सच मानता है। ठीक है, मान लो मैं चल रहा हूं, जैसे आज के समय में, आज का हम करंट एग्जांपल ले लेते हैं, कोरोना ज्ञान। कोरोना ज्ञान मतलब क्या कि कोरोना महामारी है और आज के समय में सभी लोगों के पास उसका खुद का ज्ञान है। जिसने जो एक्सपीरियंस किया है, जिसने जो फील किया है, जिसने जो देखा है, उसके हिसाब से वो अपना ज्ञान बनाकर घूम रहा है। ठीक है, रियलिटी क्या है उसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यथार्थवाद सेम इसी तरह से वर्क करता है। मतलब ये बेइज्जती नहीं कर रहा मैं, कहने का मतलब जो वास्तविकता है, जो रियलिटी है, उसके ही सच मानता है और उसी के ऊपर वर्क करता है। पर नैतिकता क्या करता है, नैतिकतावाद के अंदर में क्या जाता है कि लोगों की जरूरतों को देखकर, लोगों के हिसाब से, लोगों के हितों को देखकर, लोगों के लिए क्या अच्छा है उसको देखकर उसके बारे में बात करता है। ठीक है, उसके हिसाब से वो फैसला लेता है कि यार भैया ये वाला काम करूंगा तो गलत हो जाएगा। पर जो रियलिटी है, जो उस समय के समय की जरूरत है, उसके हिसाब से यथार्थवाद वर्क करता है। ठीक है, समझ में आता है। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो था, ये वाला पॉइंट को आप थोड़ा सा घर पे खुद ही पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। बुक को एक बार लेकर वीडियो को देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा, डिट्टो एकदम कॉपी पेस्ट समझ में आएगा। नहीं आता है कुछ समझ में, कोई पॉइंट लगता है कि मिस हो गया, छूट गया, समझ में नहीं आ पाया, तो वीडियो को दोबारा देखो। फिर भी नहीं आ रहा तो कमेंट करके पूछ लो, सोशल मीडिया ग्रुप पर पूछ लो। और लास्ट रिक्वेस्ट दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाले समय में जो भी वीडियो रिलेटेड अपडेट हो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, और आप अच्छे से पढ़ पाओ और अच्छे नंबर ला पाओ। और एमए हिस्ट्री कर रहे हो यार तो अच्छे से करो, अगर करने का सोच रखा है, एमए हिस्ट्री करना है, अच्छे से करो। ठीक है, सीरियस होकर पढ़ो, बहुत मज़ेदार है कोर्स। ठीक है, इवन मैंने खुद किया है तो मुझे पता है कितना इंटरेस्टिंग है, तो अच्छे से करो और बहुत मज़ेदार है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। और दोस्तों घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपने आसपास के जो भी हैं, आपके पेरेंट्स हैं, रिलेटिव हैं, दोस्त हैं, यार हैं, पड़ोसी हैं, सबका ध्यान रखें। ठीक है, दूरी बनाकर रखें, मास्क जरूर पहने। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।